नमस्कार दोस्तों, हम पहले के वीडियो में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भाग 1 देखे थे। विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक है ये। तो हम उसमें नाथ और सिद्ध कवि के बारे में जान लिए थे। नाथ कवि के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उन्होंने भी किया है। अब उलटवासी की शैली का प्रयोग उन्होंने भी किया। उलटवासी, कबीर की उलटवासी को कौन सी भाषा कहा गया है? सांधा शैली से लिया गया था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमी उत्तर भाग बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्यनाथ या मच्छरनाथ के शिष्य थे। मच्छरनाथ जालंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जालंधर से जालंधर नाम का नामकरण हुआ। अब गोरखनाथ के किसके शिष्य थे? उनके गुरु कौन से? मत्स्यनाथ या मच्छरनाथ, इनको दोनों कहा जाता है। अब पूछा जाता है मच्छरनाथ किसके शिष्य थे? तो जालंधर के शिष्य थे। इन्हीं के नाम से जालंधर नामक नगर का नामकरण हुआ। राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज के समय का बताया है और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में। तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। सिद्ध कवि कौन थे? सरहपा थे। और नाथ कवि कौन थे? गोरखनाथ थे। ये क्लियर हो गया। अब जैन मातावलंबी कवि, इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार की हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंत साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये इसकी विशेषताएं हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक है। दोहों में रचित मुक्तक काव्य क्या है? जैन मतावलंबी वाले जो जैन हैं वो दोहों से रचित मुक्तक काव्य लिखते थे। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। जैन पौराणिक काव्य, चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। अब जैन मतावलंबी कवि की इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं कि जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरण और मेरुतंग 13वीं शताब्दी के प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र जिसका समय 12वीं शताब्दी है, उनके प्राकृत व्याकरण और मेरुतंग जो 13वीं शताब्दी की रचनाएं हैं, वो प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। अब इसमें देखिए, जोइंदू 10वीं शताब्दी, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। प्रमुख जैन कवि कौन है? जोइंदू जिसका समय 10वीं शताब्दी है और दूसरे कौन है? राम सिंह जिसका समय 12वीं शताब्दी है। पौराणिक काव्यधारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पूछा जाता है इसको कि अपभ्रंश के महान कवि का क्या नाम है? तो स्वयंभू है, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौम चरियु की रचना की। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है पौम चरियु की रचना किसने की? तो स्वयंभू ने की। स्वयंभू का समय क्या है? 8वीं शताब्दी के कवि हैं। पौम चरियु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध है। अब पूछा जाता है कि कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पौम चरियु है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। इनका भी पूछा जाता है कि महापुराण की रचना किसने की? तो पुष्पदंत ने की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे। अब ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि चरित काव्य किसने लिखे? तो जैन अपभ्रंश कवियों ने लिखे। इनमें पुष्पदंत का नाग कुमार चरित और जसहर चरित, कनक कामर मुनि 11वीं शताब्दी का करककंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल 10वीं शताब्दी की ऐसी रचना है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि आपका भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश किसके द्वारा रचित है? तो धनपाल के द्वारा, जिसका समय 10वीं शताब्दी है, जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाया रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृतिक पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार अब प्राकृतिक व्याकरण किसका है? हेमचंद्र का है, जिसका समय 12वीं शताब्दी है।
में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण राधा दसमुख आदि की चर्चा की जाती है। पूछा जाता है कि कृष्ण राधा दसमुख आदि की चर्चा किसमें है, तो अगर ऑप्शन में प्राकृत व्याकरण है तो ये लिखना किसके द्वारा रचित है, हेमचंद्र के द्वारा रचित है। इसमें अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई हैं जो अब उपलब्ध नहीं हैं। बहुत कुछ यह स्थिति श्रृंगारपरक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउल बेल, जिसका समय 11वीं शताब्दी, और संदेश राशक 13वीं शताब्दी नामक 2 शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए हैं। संदेश राशक का महत्व इस से भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभाजित है। कितने प्रकरणों में? 3 प्रकरणों में 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउल बेल के रचयिता कौन है? रोडा नामक कवि हैं, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया है। अब इधर देख लेते हैं। प्राकृतिक पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की परंपरा में इस काल में विद्यमान थी। प्राकृतिक पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा, संभवतः जयचंद्र की, यो अनुमानता सांगधर द्वारा रचित हम्मीर। अब हम्मीर किसकी रचना है? सांगधर की है। प्रशंसा में लिखे पद मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृतिक व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं उनमें एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार और नीति परक दोहे के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दोहा बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे धर्मा, प्रायुब मुड़िहई मंतड़ी ते मणि अंडा गड़ंती, अखई निरामयी परम पई अज्वई लव न लहंती। इम्पॉर्टेंट है दोहा, देखिएगा। इसमें क्या है कि प्राय मुनियों की भी भ्रांति हो जाती हुए मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लव नहीं लगा पाते हैं। ये किससे आधारित है? ये देखिए धर्म से आधारित है। और ये वीर रस का कुछ है कि पाई बिलंगी अंतड़ी सिरु लहस्यु खंघस तोय कटारई हत्तड़ऊ बल किंजऊ कंतस में। पाँव में अंतड़ियाँ लगी हैं, सिर कंधे से लटक गया तो भी हाथ कटार पर है, ऐसे कि मैं बली जाती हूँ। ये वीर का है। ये श्रृंगार का देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ऐसे पूछ लेता है, एक ऐसे लाइन दे दिया गया है, किससे लिया गया है? पिय संगम कऊ निंदड़ी पियहु परोखौ केम और मई बिन्नवी विनाशिया निद न एम्ब न तेम्ब। प्रिय के संगम में नीत कहाँ, प्रिय के परोक्ष में नीत कहाँ, में दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नीद नायो न तयो। ये श्रृंगार से हो गया। और नीति से क्या हो गया? जो गुड़ गोवई अम पड़ा पैड़ा करऊ परस्तु, ये आपका नीत का हो गया। तो दोहा, पदड़िया, गेय, पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। ये अपभ्रंश काल के प्रमुख दोहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस दोहे को ध्यान से देखिएगा। तो आज हम आदिकाल में, हमने पहले के वीडियो में आदिकाल का पढ़ा, सामाजिक स्थिति पढ़ी, सिद्ध साहित्य, सिद्ध कवि पढ़ा, नाथ कवि पढ़ा। आज हमने जैन मतावलंबी कवि के बारे में चर्चा की है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर वीडियो लेके हम वीर गाथा काव्य की शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार।